मां हाणे अहिड़े असांजे जेको हिन महफ़िल जो चीफ गेस्ट आहे उनखे उसको गुजारिश करेंगे कि वो आए अब अपने व्यूज़ करें क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो इस मौजूद है या जो ये स्ट्रक्चर है प्रोविंशियल या फेडरल, ये बेहतर कैसे किया सकता है और जुडिशरी में क्या इस्लाहात आने चाहिए जो आम आदमी को जो है वो सही इंसाफ मिले, टाइमली मिले, बार बेंच में क्या होना चाहिए और आम पब्लिक को रिलीफ कैसे होना चाहिए। तो जनाब यासीन आज़ाद साहब सीनियर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, साई को बहुत बड़ा तजर्बा है, वो हमसे शेयर करें, मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम मसूद नरानी साहब, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा कायदीन, इस पंडाल के अंदर मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले मसूद नरानी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की इस खूबसूरत महफ़िल में उन्होंने मुझे मदऊ किया और कुछ टाइम मुझे दिया कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने सामने रख सकूं। मुझसे पहले जितने लोगों ने अपने ख़यालात का इज़हार किया, जिस अंदाज़ खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया, मैं उनके एक एक जुमले को ऑन करते हुए अपने ख़यालात का इज़हार अपने आप को महदूद करूँगा कि आज की जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसको मीट करने के लिए हमें क्या प्रैक्टिकल स्टेप उठाने चाहिए, वो ज़रूरी मैं समझता हूँ। 1973 का जो आइन है वो एक ऐसे मुश्किल वक्त में बनाया गया जब दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो इस्लामिक मुल्क था वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। हमारी गलतियों से मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हम माजी को बहुत जल्द भूल जाते हैं। हमारे साथ जो कुछ होता है उसको हम याद नहीं करते, लेकिन क्रेडिट जाता है उस वक्त की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि जब सिचुएशन बिल्कुल ख़राब हो गई तो 1973 का आइन वो आइन था जो तकरीबन मुतफ़िक़ा तौर पर बना। गो के बाद सूबों की रिजर्वेशन अपनी जगह पे थी, लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन को सामने रखते हुए आपने 1973 के आइन को बनाया। अमेंडमेंट वक्तन फ़वक्तन, पार्लियामेंट जिसको आप इलेक्ट करके आप अपने लोगों को भेजते हैं, दस्तूर उनको इस बात की इजाज़त देता है कि अपने दस्तूर के अंदर अगर किसी किस्म की कोई आइनी अमेंडमेंट करते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो अपनी जगह पे है। इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वक्तन फ़वक्तन जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आई जिसको पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजा, उसको तो अपना टेन्योर पूरा करने का मौका नहीं दिया गया। और जब कोई डिक्टेटर ताकत के बलबूते पर इक़्तिदार में आता है वो 9 साल 10 साल लगा लेता है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बिल्कुल खामोश तमाशाई बन जाती हैं। लेकिन जब ये आपस में इनको हुकूमत मिलती है तो एक दूसरे के गिरबान को भी पकड़ते हैं, एक दूसरे को बुरा भला भी कहते हैं। यहाँ बात ये हो रही है कि क्या जो हमारे इदारे हैं इस वक्त वो किसी राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नंबर 1, क्या हमारे 1973 के आइन के अंदर तमाम इदारों की हदूद मुकर्रर नहीं की गई? क्या उनका दायरा कार नहीं है, उनके लिमिटेशन मुकर्रर नहीं हैं? फिर हमने आज की इस महफ़िल के हवाले से ये देखना है कि क्या वो इदारे जो आइनी तौर पर अपनी हदूद के अंदर रह के काम करें जिनको करना चाहिए, क्या वो इदारे इस वक्त आइनी हदूद के अंदर रह के काम करते हैं या नहीं। मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि पार्लियामेंट का इदारा जो है
ये सबसे ज़्यादा मजबूत इदारा होना चाहिए। लेकिन विद ग्रेट रिस्पेक्ट मैं आज भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम अपनी पूरी नेक नीयती से ईमानदारी से लोगों को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं कि शायद ये वहाँ जाके हमारे लिए कोई कानून साजी करेंगे। कानून साजी तो नहीं करते, लेकिन एक दूसरे को बुरा भला ज़रूर कहते हैं। आपको याद होगा कि जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला आया तो आज की जो पार्टी है उस वक्त जो हुकूमत में थी, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात आई तो मामला किसने किया कि सबसे पहले हमारे मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। 3 दिन तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता रहा कि कानून और आइन इजाज़त नहीं देता, हम कौन से कानून और आइन के तहत जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दें। मुझे हकीकत माने कि 3 दिन बड़ी खुशी हुई कि मेरी अदालत इतनी पावरफुल है कि आज वो कानून और आइन की बात करती है। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क के देखें कि उसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने क्या किया कि उसी जनरल बाजवा को जिसको कानून और आइन इजाज़त नहीं देता था 6 महीने की एक्सटेंशन दी। फिर मामला यहीं आकर ख़त्म नहीं हो जाता, फिर ये मामला पार्लियामेंट में गया। मेरा ज़हन ये कहता था एक बहैसियत पाकिस्तानी के कि जब ये मामला पार्लियामेंट में गया तो मेरी पार्लियामेंट इतनी मजबूत होगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सटेंशन दी 6 महीने के लिए, उस वक्त एक दफ़ा फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नज़रिया ज़रूरत को जन्म दिया। ये मेरा अपना मौक़िफ़ है, मे भी बाज़ लोग डिसएग्री करें इससे। लेकिन क्या हुआ कि उस वक्त की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनसे मैं ये तवक्को लगा के बैठा हुआ था कि ये पार्लियामेंट के अंदर जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं देंगे, लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि हमारी तमाम बड़ी पार्टियों ने जनरल बाजवा के लिए जो कानून साजी की, आपने उसको 3 साल की एक्सटेंशन दी। मैं आज की इस महफिल में आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, ये कि हमारे यहाँ जब कोई वज़ीर आज़म जाता है तो वो पार्लियामेंट के अंदर 172, 178, 180 वोट लेके वज़ीर आज़म बनता है। तो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में हमारी पार्लियामेंट में 342 में से 341 वोट क्यों दिए? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ये बताएं कि ताकतवर जनरल बाजवा था या उस वक्त का वज़ीर आज़म था? इसका फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। आज वो जो जुमले में इससे पहले इस टाइप की स्पीच मैंने इससे पहले एक सेमिनार में की थी, मेरे एक दोस्त लंदन से आए हुए थे, तो उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मैंने इंग्लैंड वापस जाना है, यासीन आज़ाद मुझे नहीं पता, ज़रा ख्याल करके बात करो। लेकिन मेरे दिल में कोई डर कोई खौफ नहीं, मैं ओपनली बात करता हूँ। अब वही पार्लियामेंट, आपको याद होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आइनी मामला है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के भी खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जाके फेस किया और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में क्या हुआ कि 12 वोट या 13 वोटों की अक्सरियत से वो वापस वज़ीर आज़म रहे। यूसुफ रज़ा गिलानी को उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट था, उनका टाइम पूरा नहीं हुआ था। मेरे नज़दीक इंतहाई ज़्यादती थी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट सज़ा दे के आपने उसको फारग कर दिया। क्या इस अंदाज में कभी आपने जनरल परवेज़ मुशर्रफ या ज़ियाउल हक को फारग किया? नहीं किया। उनके सामने तो आपका कानून और आइन बिल्कुल याद नहीं रहता। अल्टीमेट रिज़ल्ट ये निकला कि जो सूरत हाल हुई वो आपके सामने हुई। लेकिन आज की जो सूरत हाल है, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़ा है, ये जानते हुए भी कि तमाम इदारे एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, अपनी हदूद के अंदर रहकर काम नहीं कर रहे। और मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि जब एक इदारा दूसरे इदारे के मामले में मुदाखलत करेगा तो उससे पाकिस्तान के इदारे मजबूत नहीं होंगे, कमज़ोर होंगे, क्राइसिस बढ़ेगा।
कल से मैं देख रहा हूँ कि हमारे लोग तारीफ़ कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा ज़बरदस्त जजमेंट दे दिया। मैं हैरान हूँ आज कि 5 रुकनी बेंच जो है थी लाहौर हाई कोर्ट में बनी हुई थी, जिन्होंने जजमेंट देना था कि इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर कराए जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज परवाह किए बगैर ये बात अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उनके नॉलेज में लेकर आया कि ऑलरेडी 5 रुकनी बेंच बनी है, ये मामला आप उस पर छोड़ दें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करा दें। बहुत अच्छा, क्योंकि 90 डेज़ में मेरा आइन कहता है कि जब कोई असम्बली डिज़ाल्व हो जाए तो आपको इलेक्शन कराने हैं। लेकिन मैं अपनी अदलिया से भी इस सवाल करने में आग बजाना हूँ कि जब कोई डिक्टेटर ताकत के बलबूते पे इक़्तिदार में आता है तो उस वक्त आइन के ये आर्टिकल आप क्यों भूल जाते हैं? उस वक्त आप डायरेक्शन क्यों नहीं देते? उस वक्त आप डायरेक्शन क्यों नहीं देते कि आप इलेक्शन कराएं? और 9-9, 10-10 साल तक आप बैठे खामोश तमाशाई बने रहते हैं। आज कोई भी मुल्क जो है जब तक माशी तौर पर मजबूत नहीं होगा वो कभी भी मुल्क सर्वाइव नहीं करता। हम एक स्वाय भीख मांगने के, विद ग्रेट रिस्पेक्ट, किसी को अगर बुरी बात लगे मैं माजरत चाहूँगा कि कब तक भीख मांगकर आप इस पाकिस्तान की स्टेट को चलाएंगे आप? लिहाजा इस सिलसिले में मैं आज की महफिल में भी और हर जगह ये बात कहता हूँ कि क्या ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें अपनी अना की लड़ाई को छोड़ दें, पाकिस्तान की बका की जंग लड़ें, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, बैठें और बैठने के बाद ये तय करें कि हम पाकिस्तान को क्राइसिस से कैसे निकालेंगे। लेकिन ये काम हमारी पाकिस्तान की कोई भी, मेरा भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन हो सकता है, लेकिन मैं इसकी परवाह किए बगैर बात करता हूँ। फिर हमारी ये फ़र्ज़ बन जाता है कि जब आप ये सूरत हाल है तो कभी वो एस्टेब्लिशमेंट जो ताकत में सबसे ज़्यादा ताकतवर है कि 4 साल हुकूमत करने वाला हमारा प्राइम मिनिस्टर आज रो रहा है कि मुझे हुकूमत जनरल बाजवा ने नहीं करने दी, तो मैं उस प्राइम मिनिस्टर से पूछता हूँ कि जब आपके पास इख्तियार थे नहीं तो आप पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के हीरो बनने के लिए दूसरे दिन बाहर आ जाते हैं कि जनरल बाजवा मुझे काम नहीं करने जाता, लोगों ने मुझे इलेक्ट करके भेजा हुआ है, मैं यहाँ बैठना नहीं चाहता। शायद पाकिस्तान के लोग आपको सलाम करते। 4 साल तक तो आप उनकी तारीफ़ें करते रहे। नूरानी साहब यहाँ मौजूद हैं। 1973 का जो दस्तूर आइन है हमारा, उसमें फ़ौज पाकिस्तान के तमाम चीफ जो हैं उनका ओथ है। उस ओथ के अंदर ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि सियासत पे बात करना फ़ौज पाकिस्तान के लिए सख्ती से मना है। तो सबसे ज़्यादा सियासत तो वो लोग करते हैं जो आइन की पाबंदी नहीं करते। जो आइनी इदारे हैं वो आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो मुल्क के सिस्टम को आप कैसे चलाएंगे? पाकिस्तान को क्राइसिस से कैसे निकालेंगे? कभी आए हम सब मिलकर सोचें कि इन हालात में पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जो पाकिस्तान के लोगों को इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं कि वो उनके लिए जाके कानून साजी करेंगे, मामलात को बेहतर बनाएंगे, अपने झगड़े पार्लियामेंट के अंदर जाके हल करेंगे, सड़कों पे हल नहीं करेंगे। क्या हमारी पार्लियामेंट अपने झगड़ों को पार्लियामेंट के अंदर बैठ के तय कर रही है? पंजाब के 12.5 करोड़ के सूबे में आप एतमाद का वोट रात को लेते हैं और एक आदमी अपने अना की खातिर उस असम्बली को तोड़ देता है, ये सोचे बगैर कि मेरा मुल्क इस वक्त क्राइसिस में है, माशी तौर पर तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़ा है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम इलेक्शन कराने। आपने एक आइनी बहरान खड़ा कर दिया पाकिस्तान के अंदर और आज $1 अरब के लिए हम IMF की हर शर्त को मानने के लिए तैयार है। तो फिर मैं ये पूछता हूँ कि आप ये बता दें कि क्या पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है? मैं नहीं कहता, इन हालात में मैं नहीं कहता, डिसएग्री करता हूँ इसलिए कि अगर हम इस पोजीशन में होते कि किसी को देने की पोजीशन में होते तो आज हर मुल्क हमारी रिस्पेक्ट करता। हमें मांगने की आदत पड़ गई, कोई भी मुल्क हमारी रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है।
और आपके सामने जेनेवा में जो एक कॉन्फ्रेंस हुई अभी सैलाब ज़दगान के लिए, उस सैलाब ज़दगान के लिए 10 अरब के करीब पैसे का ऐलान किया गया, अभी तक किसी ने आपको दिया नहीं। वो जो है वो मशरूत है IMF की इंस्टॉलमेंट से, वो अगर आपको मिलेगा तब लोग आपको देंगे, क्योंकि लोगों के दूसरे मुल्कों के जहनों में यह है कि शायद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो ये बातें सब करने की मेरे आपसे मकसद सिर्फ यह था कि जब हम यहाँ कहते हैं कि हम दानिश्वर के तौर पर बैठे हैं, तो आपका और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान की मौजूदा जो तशवीशनाक सूरत हाल है उससे निकालने के लिए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से आज की इस महफ़िल के हवाले से वो कि सुनना किसी ने नहीं है, हम अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहते हैं। उनसे अपील करें कि खुदारा अपने इख्तलाफात को बुला दें, इलेक्शन कराएं, वक्त पे कराएं। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम लोगों को इलेक्ट करके जो भेजते हैं वो 5 साल के लिए भेजते हैं, 4 साल के लिए नहीं भेजते, 3 साल के लिए नहीं भेजते। उनको 5 साल करने का पूरा मौका देने के लिए तैयार नहीं है। तो इन हालात में माशी एतबार से हम तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़े हैं। आज के दौर में 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाला आदमी, जिसके घर के जो फ़र्द हैं, उसके घर के अगर 4 या 5 फैमिली मेम्बर हैं, क्या 20-25 हज़ार में वो फैमिली अपनी गुज़र अवकात करने की पोजीशन में है? क्या पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो इस वक्त तकलीफ़ दे सूरत हाल से उसकी तरफ हमारे सियासतदानों की कोई नज़र नहीं है? मैं आज भी कहता हूँ कि अगर आपने आपकी महफिल के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि आज भी अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को लगाम डालनी है, मैंने इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े सेमिनार में ये बात कही थी और आज रिपीट करता हूँ उसको, कि अगर उन ताकतवर लोगों से आपको जान छुड़ानी है तो आपको 1 पॉइंट एजेंडे पे आना पड़ेगा। वो 1 पॉइंट एजेंडा क्या होना चाहिए कि उस ताकतवर लोगों को जिनका आइन में आइनी तौर पर सियासत में कोई रोल नहीं है, उनको मुतफ़िक़ा तौर पे कहें कि आइंदा आपने सियासत नहीं करनी, तब जाके सिस्टम चलेगा। लेकिन अगर हर पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि मुझे हुकूमत तब भी मिलेगी जब उनकी मदद होगी, तो फिर ये सिस्टम नहीं चलेगा, सिस्टम तबाही बर्बादी की तरफ जाएगा। तो मैं आखिर में मसूद नूरानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैडम कल्पना ने आज जिस अंदाज में खूबसूरत अल्फाजों में तकरीर की, वो स्टाइल मेरा तो नहीं हो सकता। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जो मेरा दिल और दिमाग कहता है, मैं हर महफिल में खुल के बात करता हूँ, इस बात की परवाह किए बगैर कि मेरा क्या अंजाम होगा क्या नहीं होगा, इसका मुझे कोई डर नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मेहरबानी यासीन आज़ाद साहब, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बातें की हैं, मैं इसको समअप सिंधी में यूँ करता हूँ कि सिंधी में असांखे जो चवण आहे जेको ॾाढो सो गाबो, हाणे ॾाढो सो गाबे वारे खे ॾिसणो आहे त पोइ अॻिते हली असांजो सिस्टम कीअं बहितर थिए थो।